Welcome to this Sunday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic and business news of the day. And today we'll also be taking calls from you on mutual fund and related issues. The numbers to call us are 2331-4444, 2371-7106, 2371-7117. My name is V. Ravi Kumar and with me is my co-anchor in Hindi, Ambarish Saxena. नमस्कार। आर्थिक खबरों के कार्यक्रम मार्केट मंत्र के साथ हम हाजिर हैं। आज रविवार है और हर एक रविवार की तरह आज भी हम म्यूचुअल फंड से जुड़े आपके सवालों को प्रोग्राम में शामिल करेंगे। आप हमें फोन करके म्यूचुअल फंड से जुड़ी जानकारियां हासिल कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर हैं 23314444 और 23717106 और तीसरा नंबर है 23717117। दिल्ली से बाहर के श्रोता इससे पहले एसटीडी कोड 011 भी डायल करें। आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं म्यूचुअल फंड्स एक्सपर्ट धीरेन्द्र कुमार। धीरेन्द्र, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद आपका। और पहले हेडलाइंस लेके मौजूद हैं वी रवि कुमार। India's exports of agricultural and processed food products jump over 13% in first 8 months of the current fiscal. Foreign investors pull out over 7,600 crore rupees from the Indian capital markets in the first 3 days of December. And global crude oil prices fall for the 6th straight week. कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों का निर्यात मौजूदा वित्त वर्ष के पहले 8 महीनों में 13% से अधिक बढ़ा। विदेशी निवेशकों ने दिसंबर के पहले 3 दिनों में भारतीय पूंजी बाजारों से 7,600 करोड़ रुपए से अधिक निकाल लिए और कच्चे तेल के मूल्यों में लगातार छठे सप्ताह गिरावट दर्ज की गई। India's exports of agricultural and processed food products rose by more than 13% in US dollar terms in the first 8 months of the current fiscal compared to the same period of the previous year. The export of products under the Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority, APEDA, ambit increased from $11,671 million during April to November period of last fiscal to $13,261 million in April to November period of FY22. The target for exports under APEDA basket products has been fixed at $23,713 million for the current fiscal. The export of rice was the top forex earner at $5,937 million during April to November period this year. Meat, dairy and poultry products exports grew 12%. Fruits and vegetables exports were up by 12% to touch $1,720 million in the same period against $1,536 million in April to November period of last fiscal. Our first caller is Pradeep from Delhi. Pradeep, welcome to Market Mantra. क्या प्रदीप, you're live. Please go ahead. अपना सवाल पूछें। नमस्कार, मार्केट मंत्रा टीम, प्रदीप बोल रहा हूँ नरेला दिल्ली से। सर, मुझे ये जानना है, जैसे मेरे जो एम्प्लॉयर है, मेरी सैलरी जो है इरेगुलर होती है, तो जो सपोज करो कोई SIP कर रही है मेरे अकाउंट में और मेरे अकाउंट में अगर पैसे नहीं है तो उससे क्या इफेक्ट आएगा? और दूसरा सर एक ये था कि मेरा जो सिविल है, मेरी पर्टिकुलर लोन ले ली है, उसके अगेंस्ट मैंने कंप्लेंट भी की है, मैं सिविल में जो लॉग इन कर रहा हूँ वो बता दीजिए सर। आपका दूसरा सवाल मैं सुन नहीं पाया, पर पहला सवाल कि अगर आपके खाते में पैसा नहीं है तो क्या होगा? आपका इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। और ये कोई इसको EMI की तरह नहीं देखना चाहिए, क्योंकि EMI आपका एक क्रेडिट ऑब्लिगेशन है, आपने उधार लिया, उसका आप रिपेमेंट कर रहे हैं। SIP ऐसा कुछ नहीं है। जब आपका ये सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान का इन्वेस्टमेंट, अगर आपके खाते में पैसा नहीं है और इन्वेस्टमेंट और पैसा नहीं है तो आपका इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। और अगर ये 3 महीने तक लगातार ऐसा हुआ
तो वो जो SIP का आपने मैंडेट दिया है वो कैंसिल हो जाता है। और इसका आपको ये एक और नुकसान होगा कि बैंक आपका पेमेंट जो चेक वापस जाने की वजह से जो आपको पेनल्टी या फाइन जो लगता है वो आपको अलग से देना पड़ेगा। लेकिन इसका कोई ये कोई वायलेशन नहीं है कि आपका SIP जब ड्यू था तब आपके खाते में पैसा नहीं था। Dhirendra, if it is weekly SIP, does it require 3 weeks for it to be cancelled, or that's also 3 months? No, my understanding is that, it's not 3 months. It is 3 successive debits which were supposed to happen. If they're not honored, then it gets cancelled. और दिल्ली से हमारे श्रोता महेश लाइन पे हैं। महेश नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। आई हैव 2 क्वेश्चन। एक तो आपका जो फंड का AUM वैल्यू सेम रहता है बोथ फॉर रेगुलर एंड डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, so but ideally my understanding goes actually it should be different because रेगुलर कुछ फंड्स जो है काफी पहले से चल रहे हैं, बट डायरेक्ट का जो शुरू हुआ है आई थिंक 2012 या 13 से, so ideally मतलब AUM value should be different. My second question is, like, if you look at the mint and all, in the mutual fund they say core fund, satellite funds and all. So, कुछ जानकारी दिया जाए उसके बारे में। Yes, the net assets under various plans is different, and that is true. Every fund has a direct plan and a regular plan, and regular plan has been in existence for a long time. So you're right. The AUM of both the plans will be are generally different, but mostly on a monthly basis. They are reported in a consolidated basis, and the greater detail you get it only on a fixed monthly basis. So that is why it is reflection, and it is a reflection of the total assets under management. It is not segregated. It is not reported separately for the 2 plans. Now, the other thing is that the idea of showing net assets together is that if there's a 10,000 crore fund or a 15,000 crore fund, because the portfolio is managed separately, only because of the expenses the NAV is kept is calculated separately, because they're not separate. The portfolio is managed as one portfolio, and many people refer to the mutual fund, classify mutual fund into core and satellite and things like that. Don't bother about it. There are multiple ways of looking at it. Looking at funds, there could be core, that could be satellite, that could be aggressive growth. But my sense is that depending on your time frame, just or if you can actually segregate different goals for different time frames, choose your fund and keep it like that. Manoj from Jalandhar is online with us. Manoj, welcome to Market Mantra. Please ask your question. हाँ मनोज जी, हम आपको सुन पा रहे हैं, अपना सवाल पूछिए। हाँ सर, मेरा सवाल है कि जैसे शेयर मार्केट में हम इन्वेस्ट करते हैं, बड़ा अमाउंट करते हैं, तो मैंने BOB का जो इंडिया फर्स्ट है ना उसमें भी किया है, तो उसमें यूनिट प्लान है वो, तो उसमें सर पहले तो उन्होंने बताया कि ये हाइब्रिड उसमें था, मेरा फंड उन्होंने इन्वेस्ट किया था, जो उनका फंड मैनेजर था, तो क्या हाइब्रिड जो है वो सही रहता है कि दोनों इक्विटी में कर दें या डेट फंड में करें, कैसे वो लोग डिसाइड करते हैं, हमको क्या करना चाहिए इसमें? जी, अलग अलग तरीके के फंड है, और हाइब्रिड फंड जो कि जो बैंक ऑफ जो बड़ौदा हाइब्रिड इक्विटी फंड है वो एक अग्रेसिव हाइब्रिड फंड है, और मुझे लगता है कि ये निवेश करने के पहले हर एक निवेशक को जानना चाहिए कि उसके लिए उचित तरीके का फंड क्या है। ये सबसे महत्वपूर्ण एक डिसीजन है जो कि केवल आप ही ले सकते हैं। अगर आप पहली बार इन्वेस्ट कर रहे हैं, लंबे समय का पैसा है, आप धीरे धीरे इन्वेस्ट करेंगे SIP के जरिए, तब भी ये इस तरह के फंड अच्छे होते हैं शुरुआत के लिए, क्योंकि जब बाजार में भारी गिरावट होती है तो ये कम गिरते हैं, और बाजार के आदी होने में ये फंड बड़े मददगार साबित होते हैं। तो अगर आपने पहले कभी बाजार से जुड़ा हुआ कोई निवेश नहीं किया है तो हाइब्रिड फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। So the question that he had was specifically about, I think, the India First ULIP product.
So in a ULIP kind of a situation, which is for a longer term, does it make more sense to do hybrid or equity? No, my sense is that if he's looking at investment, then he should not, he should think in terms of why he is investing in ULIP. And if it is for the long run, anyway, equity is a good idea. But the ULIP plans, most ULIP plans, even if they are aggressive, even if they are dominantly equity, they still turn out to be hybrid. They could be dominantly equity, but they're still hybrid. So I would say that, any investor who is thinking about, a thoughtful investor, should not mix insurance and investment. You don't necessarily get the best of either. और चलते हैं आज की अगली खबर की ओर। विदेशी निवेशकों ने दिसंबर के पहले 3 कारोबारी सत्रों में भारतीय पूंजी बाजारों से 7,600 करोड़ रुपए से अधिक निकाल लिए। डिपॉजिटरी के आंकड़ों के अनुसार विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने इक्विटी बाजारों से 8,300 करोड़ रुपए निकाले, जबकि डेट बाजार में 650 करोड़ रुपए का निवेश किया। इस तरह भारतीय पूंजी बाजारों से दिसंबर में 7,650 करोड़ रुपए की निकासी हुई। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने नवंबर में लगभग 2,500 करोड़ रुपए और अक्टूबर में लगभग 12,700 करोड़ रुपए निकाले थे। इससे पहले विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने सितंबर में 26,517 करोड़ रुपए और अगस्त में 16,459 करोड़ रुपए का निवेश किया था। नेक्स्ट कॉलर इज फ्रॉम कल्याण। सुनील इज ऑनलाइन विद अस। सुनील, वेलकम टू मार्केट मंत्र। हाँ सुनील जी, हम आपको सुन पा रहे हैं, अपना सवाल पूछिए। हाँ, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। मेरा सवाल ये है कि जो डेट म्यूचुअल फंड होते हैं उसमें अभी 1 दिसंबर से म्यूचुअल फंड में कुछ मैट्रिक्स दिए हुए हैं रिगार्डिंग रिस्क, तो उसमें कुछ इंटरेस्ट रेट रिस्क है और कुछ क्रेडिट रिस्क है जी। तो उसमें क्या डिफरेंस है, जरा आप प्लीज बताइए। ये एक नया नियम है और ये सारे म्यूचुअल फंड पे हाल फिलहाल ही लागू हुआ था, 3-4 महीने पहले लागू हुआ था। और म्यूचुअल फंड कंपनी को अभी तक आपने देखा होगा कि सबसे पहले सेबी ने 2-3 साल पहले म्यूचुअल फंड के लिए एक क्लासिफिकेशन सिस्टम मैंडेट किया था। हर एक फंड को चुनना था कि वो किस तरह का ओपन एंड फंड चलाता है। करीब 16 तरीके के इक्विटी फंड और 16 तरीके के ओपन एंड डेट फंड उसमें संभव थे। वो और भी धीरे धीरे उसमें कुछ कैटेगरीज ऐड हो गई। लेकिन इसके बावजूद एक समस्या का समाधान नहीं हुआ कि म्यूचुअल फंड का कैरेक्टर बदलता रहता है। और किसी भी डेट फंड के लिए दो सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है कि 2 पर्टिकुलर डायमेंशन है जिसपे किसी फंड को देखा जाता है कि वो किस तरह के बॉन्ड्स को होल्ड करता है। क्या ब्याज दरें बदलेंगी तो उसमें बहुत भारी बदलाव आएगा। अगर कम मैच्योरिटी का फंड है तो बहुत ब्याज दरों में बदलाव के बावजूद उसमें भारी बदलाव नहीं आएगा। अगर कोई फंड 10 साल 15 साल के मैच्योरिटी वाले बॉन्ड रखता है और ब्याज दरों में मामूली सा भी बदलाव हो तो वहां पे भारी बढ़त या भारी गिरावट भी देखी जा सकती है। और दूसरा जो डायमेंशन है जिसपे हर एक फंड को देखा जाता है कि अगर किसी बॉन्ड में भी पैसा लगाया हुआ है उसमें डूबने की या डिफॉल्ट होने की संभावना कितनी है। और अगर कोई फंड जो कि अधिकतर पैसा गवर्नमेंट बॉन्ड्स में लगाता है या बड़े हाईली रेटेड बॉन्ड्स में कंपनियों के बॉन्ड्स में लगाता है तो वहां पे और क्रेडिट रेटिंग के आधार पे उनको क्लासिफाई किया जाता है कि वो उनका डोमिनेंट सब्सटैंशियल पोर्टफोलियो किस तरह के बॉन्ड्स में है। तो इन्हीं 2 आधार पे म्यूचुअल फंड के निवेशकों को देखना चाहिए कि इसमें पैसे डूबने की कितनी संभावना है, ब्याज दरें बदलेंगी तो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट तो फंड का दाम कितना बदल सकता है। और इसी में मदद करने के लिए म्यूचुअल फंड के लिए ये निर्धारित किया गया कि हर 3 महीने पे, चूंकि ये म्यूचुअल फंड मैनेजर अपना पोर्टफोलियो बदलता रहता है और बदलने की वजह से अगर इस डेट जो मैट्रिक्स है इसमें अगर बदलाव आता है तो वो निवेशकों को बताने का प्रावधान किया गया है। तो वो ही अभी क्वार्टरली डिस्क्लोजर आ रहा है, आप देखें और जिस फंड में आपका पैसा लगा हुआ है उसमें आपको ये जानकारी देखें कि उसमें किस तरह का बदलाव हुआ है। इसका दो फायदा है। एक तो कि अगर कुछ बदलाव होता है तो आपको ये जानकारी मिलेगी और उसके आधार पे आप निर्धारित कर सकते हैं कि आपको इस फंड में लगाए रखना है पैसा या नहीं। और दूसरा कि शुरुआत में ही आपको जानकारी मिल पाती है कि ये फंड असल में कैसा है।
और मुंबई से हमारे श्रोता हरीश लाइन पे हैं। हरीश नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं। हाँ जी, मैं ये पूछना चाहता था कि मैं एक रिटायर्ड पर्सन हूँ बॉम्बे से। गुड इवनिंग टू एवरीबडी। गुड इवनिंग। अच्छा, ये मेरा एक्चुअली प्रोविडेंट फंड मैंने अभी तक विड्रॉ नहीं किया है। किसी ने कहा था कि प्रोविडेंट फंड जो है ना आपका, तो तीन साल तक वो कुछ 8% इंटरेस्ट देते हैं if we keep it with the government। तो ऐसा कुछ है क्या? दैट इज माई फर्स्ट क्वेश्चन। एंड सेकेंड क्वेश्चन, अगर मैंने पेंशन के लिए भी अप्लाई नहीं किया, कैन आई गेट मैं अगस्त में रिटायर हुआ हूँ, तो कैन आई गेट द होल पेंशन नाउ आफ्टरवर्ड्स? आपका ईपीएफ है, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड? एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। तो आप जो पेंशन की बात कर रहे हैं, ईपीएफ की बात कर रहे हैं? ईपीएफ, हाँ, दोनों, प्रोविडेंट फंड एंड पेंशन दोनों का। पेंशन ईपीएफ में लगाया हुआ पैसा, अगर आप एक खास अवधि के बाद उस पर इंटरेस्ट मिलना बंद हो जाता है। मुझे इसके रूल्स के बारे में बहुत बारीकी से नहीं पता है, लेकिन आमतौर पे जहां तक मुझे ख्याल आ रहा है कि ये 3 साल के बाद या 1 साल के बाद आपको नहीं मिलता है, और इससे मिलने वाला ब्याज भी टैक्सेबल हो जाता है रिटायरमेंट के बाद। तो इस पैसे को निकालना आपके लिए जरूरी है, लेकिन इसके बारे में, इनके नियम के बारे में मुझे बहुत बारीकी से जानकारी नहीं है। आप जरूर किसी ईपीएफ के जानकार से इसे संपर्क करें। We'll look at the next story that we are tracking in this edition. Global crude oil prices fell for the 6th straight week on growing worries that rising coronavirus cases and a new variant could reduce global oil demand. This is the first time since November 2018 that both benchmarks declined for a 6th week in a row. Brent crude oil futures settled at $69.88 a barrel on Friday, while the US crude ended at $66.26. The Organization of the Petroleum Exporting Countries, Russia and allies, a grouping known as OPEC Plus, surprised the market on Thursday when it stuck to its plans to add 4 lakh barrels per day supply in January. But OPEC Plus left the door open to changing policy swiftly if demand suffered from measures to contain the spread of the Omicron coronavirus variant. They said they could meet again before their next scheduled meeting on January 4th. और आयकर के बारे में भी जानकारी हासिल कर लेते हैं। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने आज बताया कि आयकर विभाग के नए ई फाइलिंग पोर्टल पर 3 करोड़ आयकर रिटर्न दाखिल किए गए हैं। मंत्रालय ने एक विज्ञप्ति में बताया है कि आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर नजदीक है और इसके चलते प्रतिदिन 4 लाख से अधिक रिटर्न जमा किए जा रहे हैं। आयकर विभाग ने सभी करदाताओं को सलाह दी है कि वे ई फाइलिंग पोर्टल पर अपना फॉर्म 26AS और वार्षिक सूचना विवरण AIS को देखकर टीडीएस और कर भुगतान की पुष्टि कर लें ताकि रिटर्न दाखिल करने में आसानी हो। आयकर विभाग ने करदाताओं से कहा है कि वे AIS विवरण में अंकित डेटा का अपनी बैंक पासबुक, ब्याज प्रमाण पत्र, फॉर्म 16 और म्यूचुअल फंड या इक्विटी की खरीद बिक्री से होने वाले कैपिटल गेन से भी मिलान कर लें। Before we take our next caller, let's remind our listeners that you are tuned into the interactive edition of Market Mantra. If you have any queries about mutual funds, we have the preeminent expert on mutual funds, Dhirendra Kumar, live with us. You can ask your questions on 2331-4444, 2371-7106, 2371-7117. And our regular caller from Delhi, R.S. Dahiya, is online with us. Dahiya Sahab, welcome to Market Mantra. Sir, namaskar. Namaskar. Sir, my question to Dhirendra ji is that I have heard that Aditya Birla Sun Life Mutual Fund, all debt schemes ratings have been downgraded by SEBI. In such a situation, what should an investor do? I really don't think, that how SEBI is not in the business of, changing the rating of the debt funds of AMC, and that is not the situation. Look at the specific fund you are invested in and then take a call. And the fund matrix has just come out. Take a closer look at, the characters of the fund you are invested in, and then take accordingly. Take a view and, decide accordingly.
And before we go further, Dhirendra, the first caller, Pradeep from Narela, he had the second question which we couldn't hear correctly. It was about CIBIL scores. Would you be able to weigh in on that? He said that how do I correct my CIBIL report if I understand correctly? No, one is to get in touch. There are issues that, one might, different banks, credit card companies, NBFC, they file their information, or, CIBIL and other credit agencies, personal credit agencies, they have access to that information. And if there is some problem with reporting of an older transaction, or which looks like a default or a delay, which has been rectified, which has been sorted out, which you have resolved with the borrower or whosoever it be, then you have to there is a mechanism at CIBIL where you can file your complaint, share the facts, share the changed situation, and they change accordingly. धीरेन जी, अभी आयकर विभाग ने जो एक विज्ञप्ति जारी की है और करदाताओं को कुछ सलाह दी है, उसमें एक खास बात उन्होंने कहा है कि जो भी AIS विवरण में अंकित डेटा है उसका जो भी पासबुक और जितनी भी चीजें, खासतौर से जो कहा है कि म्यूचुअल फंड या इक्विटी की खरीद बिक्री से होने वाले कैपिटल गेन से भी मिलान कर लें। तो क्या आप आयकर दाताओं की सुविधा के लिए कुछ ऐसी जानकारी दे सकते हैं कि कैपिटल गेन से संबंधित जो भी जानकारी है वो किस तरह से उनको देनी है, और क्या ऐसी चीजें हैं जो उनको कैपिटल गेन कहाँ लागू होगा और कैसे उनको करना है? कुछ अगर उनकी को सलाह आप दें। नहीं, एक तो कि हर एक निवेशक को अब ये सावधान रहना चाहिए। बहुत बार ये होता था कि बहुत सारे छोटे निवेशक जिन्होंने पैसा लगाया और थोड़ा बढ़ गया, उसके बाद अपना पैसा निकाल लिया और उन्होंने रिटर्न फाइल नहीं किया, क्योंकि उनकी या तो आमदनी कम हो गई है या वो किसी ऐसे ऑर्गेनाइज फ्रेमवर्क में नहीं आते हैं जिसमें कि उनका TDS पहले से कटा हो और रिटर्न वो फाइल करना उनके लिए अनिवार्य है। वैसे निवेशकों की लोगों को समझना चाहिए कि अब आयकर विभाग के पास INSAR है, ये जो टैक्स इंफॉर्मेशन नेटवर्क है, उसके जरिए उनके पास सारी जानकारी है। आपके सारे हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन, आपने कहाँ कहाँ पैसा खर्च किया, आपका निवेश कहाँ कहाँ लगा, आपके निवेश से क्योंकि अब ये सारी जानकारी और शेयर से भी मिलने वाला होने वाला मुनाफा, इसकी जानकारी वहां उपलब्ध है और इसको मैच करना जरूरी है। और अगर ये मैच नहीं होता है तो आपके पास इसका एक्सप्लेनेशन होना चाहिए। इसकी संभावना बहुत कम है कि वहां पे गलत जानकारी होगी, लेकिन अगर कोई ऐसा मिस्टेक, अगर कोई आपको गलती दिखती है तो उसके लिए आप तैयार रहें, क्योंकि सबसे पहले आप इनकम टैक्स, आपका जो रिटर्न का फाइल, आप जो रिटर्न में जानकारी फाइल कर रहे हैं और जो एनुअल इंफॉर्मेशन ये स्टेटमेंट है, इन दोनों में जो मिसमैच होगा उससे ही सवाल पूछा जाएगा। Dhirendra, a question that often a lot of our colleagues as well, a lot of our callers who approach us offline ask us is about getting started with mutual funds. And I know you have mentioned earlier about MFU, the mutual fund utility, but in your opinion, what's a intuitive, customer-friendly way for somebody who's never invested in mutual funds to get started? One is that, there are two aspects to it. One is that to get started, have the conceptual understanding in terms of, most of you should be asking some very basic questions. How long is the money for? And as you have never invested, which is the appropriate kind of fund? As I was saying in the context of other question, let's start with aggressive hybrid fund for your long-term investment. Do a test transaction with a liquid fund. And, do the transaction and also make the investment and do the redemption so that you derive the confidence that the money will be accessible or you can actually get it back as then comes, the mechanics of doing it. You need a bank account and you need a Aadhaar card for KYC. KYC is mandatory for all investors. And today there is a problem of plenty. There are too many choices. You have all kind of these fintech companies, the Groww, the Zerodha, and Paytm Money, ET Money, and many more. And mutual fund utility is one such mutual fund cooperative, which is also a great enabler. Then now we have, all the service part is also getting reasonably addressed with something called Mutual Fund Central, which is provided by the two registrars and bankrolled. It's a free service enabled by fund companies through their registrars.
So, but most individual investors may not derive the confidence of doing things on their own. It is important that, if you are through with the first part in terms of how to go about doing things, which I think will be not very difficult with your small sum of money, and do your mistakes with your small sum of money, and get going and try this, do your test transaction. But most individual investors, to begin with, they need some kind of confidence that all that they are doing, the money moving out of their bank account, how does it work? In fact, the understanding of the safety, that will come only over a period of time once you experience it. And the safety lies in the design of the mutual fund, the way it has been, the way it was envisaged, and the way it was, the legal framework that we have, the transaction, the way it happens, where the money lies, in all those things, the design of it, and the way they are regulated. So start with a small amount. Try any of these fintechs, get started, and do two transactions. One is for the long term. Choose a aggressive hybrid fund, and put a small amount of money in a liquid fund, and do a full cycle of putting your money and redeeming it, so that you understand how it all works. और मुंबई से हमारे श्रोता आशीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं। गुड इवनिंग मार्केट मंत्र टीम। जी, सवाल पूछिए। अच्छा, मुझे पूछना था, ये अब एनएफओ आ रहे हैं बहुत सारी कंपनियों के, जैसे एक एनएफओ आ रहा है नेवी का कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे एनएफओ, फिर एक किसी का आ रहा है चाइना और ताइवान बेस्ड कंपनीज पे एनएफओ। तो अब एनएफओ ऐसे आ रहे हैं म्यूचुअल फंड का, तो वो बेसिस मिस्टर धीरेन्द्र से पूछना है कि ये नए टाइप के एनएफओ कैसे हैं, मतलब पहले तो होते नहीं थे, अब ऐसे आ रहे हैं, तो व्हाट इज द प्रोग्रेस? जी हाँ, जब ये अच्छे बाजार में बहुत लोग नया तरीका निकालते हैं, और निवेशकों का भी बहुत इंटरेस्ट होता है नए चीजों में इन्वेस्ट करने का। लेकिन मेरी हमेशा सलाह होती है कि जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो जांचे परखे हुए फंड में ही इन्वेस्ट करना चाहिए, और नए फंड में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हाँ, निवेशकों के लिए ये कहानी बहुत अच्छा हो जाता है, क्योंकि अगर आज के दिन अगर सब कोई बहुत उत्साहित है ब्लॉकचेन के बारे में, और म्यूचुअल फंड के जरिए उसमें की ब्लॉकचेन से जुड़ी हुई कंपनियों में इन्वेस्ट करने का आपको अगर मौका मिलता है, तो ये निवेशकों का इसमें इंटरेस्ट होगा। लेकिन इसका मतलब बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि इसमें आपके पैसे बनेंगे। जब मैंने देखा है कि जब ढेर सारे एनएफओ आते हैं और लोग बहुत आसानी से उसमें पैसा लगाते हैं, तब उन फंड्स में निवेशकों का पैसा कभी भी आसानी से बना नहीं है। आपको ध्यान होगा कि 2008 में ढेर सारे इंफ्रास्ट्रक्चर फंड आ रहे थे, और उनमें लगाने के बाद उसके बाद 5-7 साल तक निवेशकों के लिए बहुत बड़ा स्ट्रगल रहा। इंफ्रास्ट्रक्चर फंड पैसा लगाने के बाद बढ़ने से उन्होंने इनकार कर दिया, उसके बाद केवल वहां गिरावट का दौर जारी रहा। तो मेरी सलाह होगी, इसमें हो सकता है कि एकाध ऐसे एनएफओ आए जो कि बड़ा निवेशकों के लिए फायदेमंद हो, उसमें नॉवेल्टी हो या कुछ अच्छा उनका प्रदर्शन रहे। लेकिन अगर आप एनएफओ में पैसा नहीं लगाते हैं तो कोई बड़ा अपॉर्चुनिटी आप अपने आप से बचेंगे नहीं। अच्छे फंड में निवेश कीजिए, चुनाव कीजिए और लगातार निवेश कीजिए जो कि आपके प्लान पे आधारित हो। Briefly, Dhirendra, conceptually there are new ideas like MSCI index or silver exchange traded funds or China, Taiwan, as you mentioned, blockchain. Any of these ideas has merit for somebody to look at it seriously? No, I think, if you are onto a meaningful plan with your investment in a multi-cap fund or a large, mid and small combination of large, mid, small and an international fund, most investors can do without it, because unless you have some specialist knowledge and understanding, and because I really don't know, how they will pan out. Of course, these ideas are, these NFOs are launched by fund companies simply because, they think that they will strike a chord with investors. Yeah, that's all that we have time for, Dhirendra, in this edition. Before we close, a reminder of the headlines. India's exports of agricultural and processed food products jump over 13% in the first 8 months of the current fiscal. Foreign investors pull out over 7,600 crore rupees from the Indian capital markets in the first 3 days of December, and global crude oil prices fall for the 6th straight week. That's all that we have in this edition of Market Mantra. Namaskar.
Market Plus.